हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश उसका अगला पार्ट हम कवर करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे जो मेवाड़ की सिसोदिया वंश उसमें जो रतन सिंह के बारे में, और जो उदय सिंह और उदय सिंह का जो पुत्र था महाराणा प्रताप और अमर सिंह के बारे में, इन चार सिसोदिया शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, देखिएगा हम बात करेंगे जो रतन सिंह है और जो रानी करमावती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके समय में रतन सिंह और करमावती के समय में मेवाड़ पर किसका आक्रमण होता है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, करमावती ने जो रतन सिंह का विरोध किया, यानी जो करमावती है, इस करमावती ने जो रतन सिंह का विरोध किया। रतन सिंह की मृत्यु के बाद होता क्या है कि करमावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह के सानिध्य में शासन किया। यानी कि जो रानी करमावती है, यानी कि करमावती ने जो रतन सिंह थे यानी कि शासक थे उस वक्त मेवाड़ के, तो उसका विरोध किया। और विरोध करने के साथ साथ ही जो रानी करमावती ने जो रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात होता क्या है, रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात जो अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह के सानिध्य में मेवाड़ पर वो शासन करती है। ठीक है, उसी समय होता क्या है कि जो गुजरात का एक मुस्लिम शासक होता है और उसका नाम होता है बहादुर शाह। उसी समय बहादुर शाह का मेवाड़ पर आक्रमण था। देखिए फ्रेंड्स, जो बहादुर शाह थे, जो मेवाड़ के मुस्लिम शासक थे, ये जो इसके यानी कि उस समय उसने जो मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किया। तो आपको ये याद करना, सन याद करना है। देखिएगा, 2 बार कब कब, 1533 के अंदर आक्रमण करता है और 1535 में आक्रमण करता है। तो ये आपको सन याद रखनी पड़ेगी। 1533 और 1535 में इस बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो रानी करमावती क्या करती है कि जो इस युद्ध से बचने के लिए और अपने सहायता लेने के लिए, उस समय जो भारत पर मुगल सम्राट हुमायूं का शासन था, तो ये हुमायूं से क्या करती है, 2 बार क्या करते हैं यानी कि सहायता मांगते हैं। लेकिन जो हुमायूं थे ये रानी करमावती को सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि धार्मिक आधार पर वो सहायता नहीं करते हैं। देखिएगा, धार्मिक आधार क्या हो सकता है, क्योंकि बहादुर शाह भी मुसलमान था और जो हुमायूं भी मुस्लिम था। इसीलिए क्या है कि दोनों के मध्य धार्मिक आधार आ जाता है। यानी कि जो जो धार्मिक आधार के आधार पर क्या होता है कि जो हुमायूं है वो करमावती की सहायता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर होता क्या है, जब बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण 1535 के अंदर होता है, तब रानी करमावती क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। आपको फ्रेंड्स, जौहर आपको पता है कि रानी करमावती ने अपने आन बान शान को बचाने के लिए क्या करती है, यानी कि अग्नि कुंड के अंदर कूदकर अपनी जान दे देती है। उसको हम जौहर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिएगा, जैसे हम जो हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है उसके अंदर बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जब जो राजस्थान का कल्चर यानी कि जो संस्कृति के बारे में जब पढ़ाऊंगा तब उसको बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखना है। तो क्या होता है कि जो 1535 के अंदर रानी करमावती क्या करती है कि जौहर कर लेती है और अपने 2 पुत्रों को सुरक्षित स्थान पर क्या कर देती है, भेज देती है। ठीक है, तो दोनों पुत्रों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के बाद में क्या होता है कि जो जो पन्नाधाय थी, इस पन्नाधाय क्या करती है, पन्नाधाय के माध्यम से विक्रमादित्य उदय सिंह को मांडलगढ़ में सुरक्षित रखा जाता है। यानी कहाँ भेजती है, मांडलगढ़। मांडलगढ़ आपको कहाँ है पता है, भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ है। तो पन्नाधाय के सानिध्य में क्या करता है कि विक्रमादित्य और उदय सिंह को वो क्या कर लेती है, मांडलगढ़ भेज देती है और खुद क्या जौहर कर लेती है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है कि विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बन जाता है। ठीक है, और विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बन जाता है तो रणवीर, यानी रणवीर या उसको हम बनवीर भी कह सकते हैं, बनवीर क्या करता है, राजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और वह उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था। जो बनवीर था मेवाड़ का, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, साथ ही फिर वो क्या करता है कि उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता है। लेकिन क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जो पन्नाधाय क्या करते हैं, जो उदय सिंह है उसकी रक्षा करती है और उस उदय सिंह की रक्षा के साथ अपने पुत्र चंदन का वो बलिदान दे देती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, यानी कि
पन्नाधाय है अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है और जो उदय सिंह जी थे उनको क्या बचा लेती है। तो इसको याद रखिए। तो पन्नाधाय का बलिदान तो आपको याद ही होगा, तो आपको याद यही रखना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बार फिर से हम थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। देखिए, रतन सिंह और कर्मावती की बात अगर करें तो रतन सिंह का विरोध किया उसने कर्मावती ने, और जैसे ही रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, रतन सिंह की मृत्यु के होने के बाद कर्मावती अपने दो पुत्रों के साथ शासन करती है, यानी सानिध्य में शासन करती है, जो विक्रमादित्य उदय सिंह। उसी समय जो क्या होता है कि गुजरात का विरोध होता है राजस्थान पर, और गुजरात का जो मुस्लिम शासक था बहादुर शाह थे, जफर तो लास्ट है मुगल साम्राज्य का, ठीक है। तो वो बात नहीं। तो बहादुर शाह थे, उन्होंने मेवाड़ पर दो बार आक्रमण करते हैं, एक तो 1533 में और 1535 में। लेकिन क्या होता है कि रानी जो कर्मावती है, जो 1533 में जब युद्ध होता तो कर्मावती हुमायूं से क्या सहायता मांगती है। लेकिन क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स, धार्मिक आधार पर जो हुमायूं थे वो कर्मावती का साथ, यानी कि उसकी सहायता नहीं देते हैं। कहा जाता है कि रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भी भेजती है, लेकिन उसको धार्मिक आधार पर वो क्या करते हैं, सहायता नहीं करते हैं। लेकिन 1535 में जैसे युद्ध होता है तो रानी कर्मावती क्या करती है कि अग्निकुंड में अपनी जान देती है, यानी कि जौहर कर लेती है, और अपने दोनों पुत्रों को सुरक्षित स्थान पर भेज देती है, यानी कि पन्नादाई के सानिध्य में मांडलगढ़ भेज देती है विक्रमादित्य उदय सिंह को। लेकिन जो विक्रमादित्य शासक बन जाता तो बलवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर देता, लेकिन वो भी उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था। उदय सिंह की हत्या करना चाहता था तो क्या होता है कि पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन के बलिदान के साथ ही अपने जो उदय सिंह है उसको सुरक्षित कर लेती है, यानी कि अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचा लेती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद होगा क्योंकि 6वीं और 7वीं क्लास में ये इनकी कहानी है, ठीक है। तो ये तो हुआ रतन सिंह के बारे में, रानी कर्मावती के बारे में। अब हम बात करते हैं राणा उदय सिंह की, हम बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक रहेगा, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद रखिएगा इसको, देखिएगा। अब देखिए, राणा उदय सिंह थे। उदय सिंह का जो टाइम पीरियड था 1537 से लेकर 1572 तक, ये मेवाड़ के शासक बने रहते हैं। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले अगर देखें तो राणा उदय सिंह का जो राज्यारोहण है वो 1537 के अंदर किया गया था, और जिस समय राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने उस समय जो मुगल सम्राट हुमायूं का अफगान शासक शेर शाह सूरी से युद्ध हुआ था। देखिए, जैसे ही 1537 में मेवाड़ का शासक बन जाते हैं कौन, उदय सिंह, और उधर अगर हम सेंट्रल की बात करें दिल्ली पर, यानी कि हुमायूं और जो शेर शाह सूरी के मध्य युद्ध होता है। लेकिन आपको पता है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1534 में कन्नौज के युद्ध में हरा देता है, जिससे वो हुमायूं भारत से निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि आपको पता है कि एक तो दो युद्ध होते 1539 में और 1540 में, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य युद्ध होता है, यानी कि 1539 में कौन सा, चौसा का युद्ध होता है, और 1540 इसको हम कहते हैं कन्नौज का युद्ध कहते हैं। तो कन्नौज का युद्ध होता है, तो दोनों ही युद्धों में क्या होता है, शेर शाह सूरी हार जाता है, और फिर होता यूं है कि जो शेर शाह सूरी है भारत से हुमायूं को निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फिर क्या होता है, जिस कारण मुगल सम्राट के स्थान पर सूर साम्राज्य स्थापित हो जाता है, कि फिर जैसे ही हुमायूं 1540 से में वो भारत से बाहर निकल जाते हैं, तो 1540 से लेकर 1555 तक भारत पर सूर वंश स्थापित हो जाता है, जिसमें हम शेर शाह सूरी के बारे में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि 1540 के अंदर शेर शाह सूरी पूरे भारत पर शासन कर लेते हैं और 1545 तक है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं आगे। फिर देखिएगा, आगे बात करते हैं, यानी कि देखो फिर 1545 में क्या होता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बिजनौर के किले पर आग लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर बाद में 1555 में फिर अकबर के द्वारा वापस भारत पर स्थापित हो जाता है उसका शासन, यानी कि 1555 में, ठीक है। देखते हैं, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में, एक बार फिर से देखिए, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में कन्नौज के युद्ध में भारत से निष्कासित कर दिया, जिस कारण मुगल सम्राट के स्थान पर, यानी कि मुगल साम्राज्य के स्थान पर सूर साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे।
देखिए 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी भारत के सम्राट बन जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यानी कि शेरशाह सूरी ने भारत पर शासन कितने साल किए, यानी कि 5 साल की। कब किया, 1540 से लेकर 1545 से। निर्णायक युद्ध कौन सा रहा, 1540 वाला, जिसको हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, उसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य युद्ध होता। तो यहाँ पर थोड़ा सा पलटवार हो जाता। पलटवार का मतलब होता है कि यहाँ से फिर मुगल साम्राज्य कुछ 15 साल के लिए समाप्त होता है और सूरवंश का शासन हो जाता है। इसीलिए इसको निर्णायक युद्ध कहते हैं, किसको, कन्नौज के युद्ध को, ठीक है। उसी समय शेरशाह सूरी और राणा उदय सिंह काफी संघर्ष हुआ। यानी कि उसी समय क्या होता है, शेरशाह सूरी और राणा जो उदय सिंह थे, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक, है ना, उनके मध्य काफी संघर्ष रहता है, ठीक है। राणा उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। यानी कि राणा उदय सिंह है शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। इसी कारण दोनों के मध्य काफी संघर्ष होता है, ठीक है। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद देखिए क्या होता है, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद क्या होता है, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 1556 में दोबारा से भारत पर सम्राट बना। उसी के बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर शासक बन जाता है, ठीक है। फिर दोबारा से भारत पर 1556 यानी कि 55 के अंदर मछुआरा का युद्ध होता है और 1555 के बाद मछुआरे के युद्ध के बाद में हुमायूं का शासन हो जाता है। और कुछ समय पश्चात ही फिर क्या होता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर शासक बन जाता है, भारत का सम्राट बन जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं राणा उदय सिंह और अकबर के मध्य कुछ युद्ध होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं, उनको याद रखिएगा आप। देखिए राणा उदय सिंह और अकबर के मध्य 1537 में क्या होता है, युद्ध होता है। कब होता है, सॉरी 37 नहीं डियर फ्रेंड्स, 1567 है, 1567, ओके, और याद रखिएगा, ठीक है। तो ये युद्ध होता है और इस युद्ध को मेवाड़ का युद्ध भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 1567 में उदय सिंह और अकबर के मध्य जो युद्ध होता है उसको मेवाड़ का युद्ध कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में उदय सिंह ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब ये भी क्या होता है कि अकबर भी उदय सिंह को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, लेकिन उदय सिंह ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इसी कारण से क्या होता है, दोनों के मध्य तनाव उत्पन्न हो जाता है, काफी संघर्ष होता है। तो राणा उदय सिंह के इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। यानी युद्ध होता है जब मेवाड़ का युद्ध 1567 में, तो इसमें उदय सिंह क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। इस युद्ध में राणा उदय सिंह की तरफ से दो महान सेनापति क्या होते हैं कि क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और एक तो जयमल और एक फत्ता, यानी कि बहादुरी से अकबर की सेना का सामना करते हैं, लेकिन कर्ण सिंह क्या होते हैं कि दोनों ही क्या होते हैं, इसमें मारे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब जयमल जो घायल होते हैं, यानी कि इस युद्ध में जयमल जो थे, जयमल और फत्ता, यानी कि जयमल घायल हो जाते हैं, तब उसके जो भतीजे थे यानी कि जयमल के, यानी कि कल्ला राठौड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि कल्ला राठौड़, यानी कि जब जयमल घायल होते हैं तब कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर, यानी कि जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर लगातार युद्ध करते हैं। तो देखिएगा युद्ध करने से क्या होता है कि इनको क्या है, चार हाथों वाले देवता कहते हैं। चार हाथों वाले देवता किसे कहते हैं, यानी कि कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाले देवता कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, जब जयमल घायल हो जाते हैं तब क्या होता है कि उनके भतीजे कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधे पर बिठा लिया और इसीलिए चार हाथों वाले देवता कहते हैं, ठीक है। तो भारत में राजस्थान के अंदर चार हाथों वाले देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, के रूप में राजस्थान में पूजा जाता है। और फत्ता जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उसकी जो पत्नी थी फूल कवर, वो भी क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। तो ध्यान देना, जो चार हाथों वाले जो देवता है वो राजस्थान के अंदर पूजे जाते हैं, क्योंकि चार हाथ कैसे होते हैं, यानी कि दो हाथ तो जयमल के होते हैं और दो हाथ ही कल्ला राठौड़ के होते हैं। तो चार हाथ हो गए। तो चार हाथों वाले देवता कहाँ पे है, राजस्थान में, और उसको चार हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। और जब वीर गति को प्राप्त होते हैं, देखिए ये फत्ता जी हैं, ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, तब उसकी जो पत्नी थी फूल कंवर, ये फूल कंवर भी क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट है, जब अकबर ने अंतिम रूप से चित्तौड़ को जीत लेता है तो फिर क्या होता है कि चित्तौड़ का नाम ही चेंज कर ले जाता है और वो नाम होता है मोहम्मदाबाद। ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, मोहम्मदाबाद है, उसको क्या नाम कर लेता है, यानी कि उदयपुर का अलग नाम हो जाता है, यानी कि मेवाड़ का नाम क्या हो जाता है, मोहम्मदाबाद हो जाता है,
किसके द्वारा किया जाता है? महाराणा अकबर के द्वारा। कब करते हैं? यानी कि 1567 में जब मेवाड़ का युद्ध होता तब होता है। ठीक है, देखिए मोहम्मदाबाद का अर्थ होता क्या है कि मोहम्मदाबाद का अर्थ होता है मुस्लिम पवित्र शहर, यानी कि यहाँ पर पूर्णतः मुसलमानों का शासन हो जाता है, इसीलिए वो मोहम्मदाबाद नाम रखते हैं और जिसका अर्थ होता है मुस्लिम पवित्र शहर रखा जाता है। ओके, अकबर के जीतने के बाद, अब देखिएगा, अकबर के जीतने के बाद फतहनामा या जीतनामा जारी करता है, यानी कि जब अकबर जीत जाते हैं तो वो क्या करते हैं? फतहनामा और जीतनामा जारी करते हैं। किंतु अकबर की यह जीत अकबर के व्यक्तित्व पर एक बहुत ही कलंक माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिएगा, जब ये कलंक होता है तो अकबर इस कलंक को धोने के लिए जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो आगरा के किले में लगा लेते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात जब औरंगजेब का शासन होता है तो वो क्या करता है कि जयमल और फत्ता की मूर्ति को वहां से तोड़वा देता है और फेंकवा देता है। और आज वर्तमान अगर जयमल और फत्ता जी की मूर्ति आप देखना चाहते हो तो बीकानेर का जो जूनागढ़ का जो किला है, यानी जिसको जमीन का जेवर कहते हैं, वहां पे जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे, इसको दोबारा से देखिएगा। क्योंकि अकबर ने इस युद्ध में जीतने के बाद निर्दोष मेवाड़ की प्रजा को कत्लेआम का आदेश दे दिया। यानी कहने का मतलब है कि जब ये युद्ध होता है 1567 में, तब वो जो अकबर है यानी कि मेवाड़ की जो निर्दोष जनता है उसको भी कत्लेआम करवा देते। कहा जाता है कि वो निर्दोष जनता का सिर काटकर मीनार बना देता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही कलंक था उसका अकबर के ऊपर। ठीक है, देखते हैं आगे। जब अकबर की आलोचना हुई तो क्या होता है कि अकबर इस कलंक को धोने के लिए जो जयमल फत्ता और जयमल और फत्ता जी थे, जो 1567 में मेवाड़ के युद्ध में अकबर की सेना का सामना किया था। ठीक है, तो इन जयमल और फत्ता की पत्थर की मूर्तियां बनाई और उसने जो आगरा के किले के मुख्य द्वार पर उसने लगवा दिया। तो इसको याद रखना है, यहाँ की आगरा के किले पर किन दो वीर योद्धाओं की मूर्ति स्थापित की अकबर ने? जयमल और फत्ता के द्वारा। फत्ता की मूर्ति उसने अकबर के आगरा के किले पर लगाई। क्यों लगाई? अपने कलंक को धोने के लिए। किंतु बाद में अकबर का उत्तराधिकारी चौथी पीढ़ी में हुआ कौन? यानी कि औरंगजेब होता है। और औरंगजेब क्या करता है कि जयमल और फत्ता की जो मूर्ति है उसको तुड़वा देता है और वहां से वो क्या फेंकवा देता है। अगर आज वर्तमान में जयमल और फत्ता जी की मूर्ति को आप देखना चाहते हो तो बीकानेर के अंदर एक जूनागढ़ किला है जिसको जमीन का जेवर कहते हैं, यानी कि जेवर कहते हैं। तो आप जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छा किला है और बहुत ही मनोरम वहाँ से दृश्य दिखाई देता। काफ़ी जो इतिहास से जुड़ी हुई कहानियाँ आपको वहाँ से मिल सकती है। तो आप जाइएगा, वहाँ पे विजिट कीजिएगा और ज़मीन का जेवर यानी कि जो जूनागढ़ का किला है उसको देखिएगा। काफ़ी इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो मैं तो देख के आया हूँ। ठीक है, तो आप भी जाइएगा, बहुत अच्छा किला है। ठीक है, देखिएगा। अब देखिएगा क्या होता है। वर्तमान जयमल फत्ता की जो मूर्तियां बीकानेर की जूनागढ़ किले के पास दिखाई देती है, वहां पर इन दोनों की मूर्तियों को सजा कर रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो ये थे उदय सिंह के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को, टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार से सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के पास जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ आज आप ना कम से कम अपने फ्रेंड सर्किल में कम से कम 4 से 5 दोस्तों को अपने इस टीके स्टडी क्लासेस की चैनल है उसकी लिंक को शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर करोगे। ठीक है, अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है महाराणा प्रताप के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये जो टॉपिक है आपकी मतलब जो क्लास 6 से लेकर 12 तक जो आरबीएससी की बुक है वहाँ पर भी आपको मिलेगा और यहाँ पे भी मैं आपको पढ़ाऊँ। आज मैं इसको पढ़ाऊँगा, इसके साथ ही जब राजस्थान की कला और संस्कृति है उसके अंदर भी बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊँगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये इसको पढ़ने के बाद हम आगे हमारा जो राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं महाराणा प्रताप। यानी कि महाराणा प्रताप जब 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का टाइम पीरियड। देखिएगा, 1572 से 1597 तक वो महाराणा प्रताप है ना उदयपुर के शासक रहते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखिएगा, राणा उदय सिंह के पश्चात उसका पुत्र
जो महाराणा प्रताप है वो गद्दी पर बैठते हैं। और महाराणा प्रताप का जो जन्म तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए 1540 के अंदर होता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ एक महल है उसमें, और उसमें भी एक जो महल है उसमें उसका नाम है बादल महल। ठीक है, तो याद रखना है महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 1540 में। ठीक है, और कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ किले के अंदर एक महल है, उसका नाम है बादल महल। उस बादल महल में क्या होता है, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म होता है 1540 में। ठीक है, देखते हैं आगे। ओके, देखिएगा, पिताजी का नाम आपको पता है, यानी कि राणा उदय सिंह थे, और उनकी जो माताजी का नाम जयवंता बाई थी। और महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था, और कीका का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता क्या है कि पहाड़ियों में विचरण करने वाला बालक। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कीका। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्या है, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक होता है वो 1572 में होता है, क्योंकि उदय सिंह की मृत्यु 1572 में हो जाती है। और राज्याभिषेक वो गोगुंदा में होता है। लेकिन राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ, बल्कि राज्याभिषेक का जो उत्सव होता है वो कुंभलगढ़ के किले में होता है। यानी कि राज्याभिषेक गोगुंदा में होता है, लेकिन उसका भव्य जो समारोह होता है वो कुंभलगढ़ के किले में ही होता है। ठीक है, अगर विधिवत राज्याभिषेक की बात अगर करें तो कुंभलगढ़ के अंदर ही होता है। ठीक है, और प्रताप का जो हाथी था चक्रवाप था, याद रखिएगा, चक्रवाप है, याद रखिएगा, आगे हम बात करेंगे इनकी। ठीक है, तो चक्रवाप है। ठीक है, देखते हैं और आगे बात। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य आगे जाकर अनेक युद्ध होते हैं। और युद्ध का कारण भी आप जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुगल सम्राट अकबर है ना, जो भारत को जीतना चाहता था, और राजस्थान के राजपूतों के साथ मित्रता और युद्ध की नीति वो अपनाई। यानी कि अगर वो पूरे भारत को जीतना चाहता तो राजस्थान, आपको पता है, सूरवीरों की भूमि है। तो राजस्थान में जो सूरवीर हैं, यानी सूरवीर योद्धा, राजपूतों को जीतने के बाद ही वो पूरे भारत पर क्या अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। लेकिन वो दो प्रकार की नीति अपनाता है, यानी कि राजपूतों के साथ एक तो मित्रता की और एक युद्ध की नीति। देखिए कहाँ कहाँ युद्ध करता है और कहाँ कहाँ मित्रता यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, इसके लिए वो क्या करता है कि पहले वो 1570 में नागौर दरबार लगाता है। ठीक है, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। ठीक है, तो 1572 में नागौर दरबार लगाता है, और नागौर दरबार से में सभी राजपूतों को मित्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। ठीक है, और सभी राजपूतों को मित्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। तो इसमें दो ही ऐसे शासक थे जिसने राजपूत, जो कहने का मतलब है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो शासक हैं, एक तो महाराणा मारवाड़, जो मारवाड़ यानी कि जोधपुर, वर्तमान में मारवाड़ किसको कहते हैं? जोधपुर को। ठीक है, ठीक है, तो मारवाड़ का शासक एक तो राव चंद्रसेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, यानी कि इसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा गया है। ठीक है, तो मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन और मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, ये दो ऐसे व्यक्ति थे, जो ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को ठुकरा दिया। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब इसी कारण क्या होता है कि उनके मध्य युद्ध होगा। ठीक है, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे। इसलिए अकबर ने अब कूटनीति चाल चली। अब अकबर क्या करता है? कूटनीति चाल चलेगा, और चाल क्या चलेगा आपको भी पता है कि वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत, या हम उसको यूं कह सकते हैं 4 शिष्टमंडल भेजता है। और अब ये क्रम याद रखेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। देखिएगा, पहला जो शासक आता है, पहला जो आता है जलाल खां, 1572 यानी कि अगस्त के महीने में आता है। फिर दूसरा आता है मानसिंह, 1573 अप्रैल में आता है। फिर भगवंत दास अक्टूबर में आता है 1573 में। और टोडरमल आता है 1573 में दिसंबर के महीने में। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यानी इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक अगर बताऊं, इसको याद है, जय माँ भय तो, ऐसे याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा ना ऐसे। जमा भट्टो यानी जय से जलाल खां, माँ से मानसिंह, भय से भगवंत दास, और टो से टोडरमल, तो याद रखिएगा। और अगर सन की बात करें तो 1572 एक ही है जिसने जलाल खां आया था 1572 में, और बाकी तीनों 1573 और 1573। अब याद है, अप्रैल
अक्टूबर और दिसंबर कंटिन्यू रहा कि अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर में चारों ही दूत सम्राट यानी कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आते थे, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। किसकी? अकबर की। अब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, युद्ध होगा। ठीक है, और युद्ध होगा तो देखिएगा, तो पहला युद्ध कौन सा होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। देखते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि टोडरमल ने ही महाराणा प्रताप को समझाने का अंतिम प्रयास किया, किंतु महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए साफ मना कर देता है कि भैया जी मैं तो अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो सीधी सी बात है, अगर अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो भैया अब क्या होगा? युद्ध होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति आपकी बातों को नहीं मानता है, जबरदस्ती कर रहा है, तो आप भी क्या करोगे? थोड़ा बहुत उसको उसका इलाज तो करोगे ही ना। ठीक है, तो दोनों के मध्य युद्ध होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। तो आप है ना इसको माइंड से मत लीजिएगा, ओके? मैं तो इसे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध है, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध है 21 जून 1576। तो आप ये याद रखिएगा, आप ना ऐसे एक 18 जून भी आता है। ठीक है, तो ज्यादा फोकस 21 जून पे करिएगा। ठीक है, तो 1576 में, यानी कि 21 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो देखिएगा, अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन करता है? मान सिंह। ठीक है, तो कछवा वंश के शासक है, जयपुर वाले। ठीक है, और प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन करता है? स्वयं प्रताप करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अकबर मान सिंह की सहायता दो सेनापति करते हैं, एक तो जगन्नाथ कछवाहा और एक आसफ कागियो मान सिंह की तरफ से लड़ते हैं, और प्रताप की तरफ दो सेनापति हैं, यानी हाकिम कासूर और झाला बीदा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुस्लिम शासक कौन होता है? सॉरी, प्रताप की तरफ युद्ध करने वाला एकमात्र वो है हाकिम कासूर होता है। ध्यान दीजिएगा, ओके? अब देखिए युद्ध का क्या परिणाम होता है। युद्ध का परिणाम यही होता है कि महाराणा प्रताप ने अपने साम्राज्य को छोड़ दिया और वह अपने राज्य को छोड़कर गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाने के लिए दूरस्थ स्थानों पर चले जा गए, और बाद में अकबर की सेना मेवाड़ के उतने ही स्तर पर अधिकार कर लिया जो कि हिस्सा महाराणा प्रताप को सेना ने छोड़ दिया था। इस प्रकार महाराणा प्रताप इस युद्ध को निरंतर बढ़ाए रखने के लिए मेवाड़ क्षेत्र के अन्य रियासतों पर चले गए और वहां से इस युद्ध को जारी रखा। तो यहाँ पर किसी की जीत नहीं होती है क्योंकि युद्ध जारी रहता है। ठीक है, तो आप याद ऐसे रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, वैसे तो मैं आपको इस युद्ध को बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। जब हम राजस्थान का कला एवं संस्कृति पढ़ाएंगे तब उसमें भी एक बार टॉपिक फिर से आएगा, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे भी आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब देखिए युद्ध, यह जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इस युद्ध को विभिन्न जो विद्वान थे उन्होंने क्या क्या नाम दिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता रहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को विभिन्न विद्वानों ने किस किस नाम से दिया। सबसे पहले हम बात करें, राजस्थान के इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड जी कहते हैं कि मेवाड़ की थर्मोपली, यानी कि इस युद्ध को, हल्दी घाटी को युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। और थर्मोपली क्या है डियर फ्रेंड्स? देखिएगा, यूनान में इसी प्रकार का एक युद्ध हुआ था, यानी कि स्पार्टा और एथेंस के मध्य हुआ था। तो इसी प्रकार का जब यूनान में और स्पार्टा में युद्ध हुआ, यूनान के अंदर स्पार्टा और एथेंस के मध्य जब हुआ था, तो उसका आधार मानकर, उसको बेस मानकर जो कर्नल जेम्स टोड है उसको मेवाड़ की थर्मोपली कहते हैं। तो याद क्या रखना है कि मेवाड़ की थर्मोपली किस युद्ध को कहते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध को। और कौन कहता है ये? कर्नल जेम्स टोड कहता है। जैसे हम अबुल फजल की अगर बात करें तो अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहते हैं, यानी कि अबुल फजल जी कहते हैं कि मेवाड़ जो हल्दी घाटी का युद्ध उसको किस नाम से कहा? खमनोर का युद्ध कहते हैं। और जो बदायूं थे, ठीक है, आपको पता है बदायूं, यानी कि जो बदायूं जी थे ना, उसने कौन सी किताब लिखी थी? इसको बदायूनी भी कैसे बदायूं, यानी कि मुंतखब उल तवारिक। ठीक है, मुंतखब उल तवारिक में इस हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। तो ये तीनों ही उन्होंने इस युद्ध को अलग अलग नाम दिया है। एक बार फिर से देखिएगा, मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड, खमनोर का युद्ध अबुल फजल, एंड देन लास्ट में गोगुंदा का युद्ध बदायूं, ऐसे उन्होंने ये नाम दिया है। ठीक है, आगे बढ़े तो और कुछ बातें देख लेते हैं। देखिएगा,
आपको पता है इस युद्ध का जो अबुल फजल है अपनी जो पुस्तक है अकबरनामा में इसका वर्णन करता है। साथ ही बदायूं जी हैं वो भी मुंतखबुल तवारीख में इस युद्ध का वर्णन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी जो पुस्तक है उनको भी आप याद रखिएगा। अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी? अकबरनामा। किस युद्ध का वर्णन किया इसमें? खमनोर युद्ध यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध का। मुंतखब तवारीख बदायूनी की तो कौन सी किताब लिखी? मुंतखब बदायूनी। और क्या नाम दिया है हल्दी घाटी के युद्ध को? गोगुंडा का युद्ध कहा। ठीक है, देखिए आगे। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में रहने लगे। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, महाराणा प्रताप है ना जो कुंभलगढ़ में रहने लगे। अकबर ने महाराणा प्रताप का पीछा करने के लिए एक सेनापति भेजते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, साहेबाज खान को भेजते हैं। यानी कि जो महाराणा प्रताप की का पीछा करने के लिए साहबाज को भेजते हैं। लेकिन 1578 में एक युद्ध होता है, याद रखिएगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध और 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध। और ये कुंभलगढ़ का युद्ध किन किन के मध्य होता है? यानी कि महाराणा प्रताप और साहेबाज खान के मध्य होता है। इसमें जो महाराणा प्रताप की तरफ से उसका जो पुत्र था अमर सिंह युद्ध का नेतृत्व करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध में जो साहेबाज खान स्वयं इसका नेतृत्व करते हैं। इसमें साहेबाज खान की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है और अमर सिंह हार जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे फिर होता क्या है। इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप सैनिक की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, और अपनी सेना को जुटा नहीं पाते। लेकिन आगे जाकर क्या होता है कि पाली के दो बहुत ही दानवीर थे। यानी कि दानवीर कौन कौन? एक तो भामाशाह है और एक ताराचंद ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करते हैं। ठीक है, तो जब आप बोलते हैं ये भामाशाह यानी कि जो भामाशाह थे पाली के, वो क्या करता है, और जो पाली के एक ताराचंद जी थे वो भी क्या करते हैं कि महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता देते हैं। और इससे क्या होता है कि महाराणा प्रताप अपनी सेना को दोबारा से जुटा पाते हैं। ठीक है, फिर वो क्या होता है कि फिर युद्ध होता है आगे। ठीक है, तो 1580 में फिर अकबर के शाहबाज खान के स्थान पर सुल्तान खान को महाराणा प्रताप का पीछा करने के लिए भेजते हैं। कौन? अकबर, यानी कि मुगल सम्राट अकबर क्या करते हैं 1580 में महाराणा प्रताप का पीछा करने के लिए शाहबाज खान के स्थान पर सुल्तान खान को भेजते हैं। और फिर दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसको हम दिवेर का युद्ध कहते हैं। और दिवेर का युद्ध कब होता है? 1582 में होता है, महाराणा प्रताप और सुल्तान खान के मध्य। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, अब तक मैंने महाराणा प्रताप के 3 युद्ध मैंने बता दिए। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, जिसमें महाराणा प्रताप और जो मानसिंह के मध्य युद्ध होता है। और मानसिंह की तरफ से उसकी सहायता के लिए जगन्नाथ कछवाहा और आसफ खां, और महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खासूर और झाला बीदा उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर इसके बाद में कुंभलगढ़ का युद्ध होता है 1578 में। 1578 में महाराणा प्रताप की तरफ से उसका पुत्र अमर सिंह युद्ध का नेतृत्व करता है और शाहबाज खान स्वयं करता है। इसमें शाहबाज खान क्या करते हैं? जीत जाते हैं, विजय हो जाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात होता क्या, 1580 में अकबर ने क्या किया? शाहबाज खान के स्थान पर सुल्तान खान को क्या महाराणा प्रताप का पीछा करने के लिए भेजता है। उसमें दिवेर का युद्ध 1582 में होता है। तो देखिएगा 1576, 1578, 1582। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध और 1582 के अंदर क्या होता है? दिवेर का युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप जीत जाते हैं। और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने एक नाम दिया जिसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहते हैं। और दिवेर के युद्ध को जो 1582 में होता है उसको मेवाड़ का मैराथन के नाम से कहते हैं। यानी मैराथन कहा उसने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, जिसको राजस्थान का इतिहासकार कहते हैं। इसके बाद अकबर ने प्रताप की जानकारी हेतु सुल्तान खान के स्थान पर एक व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान करते हैं और वो होता है जगन्नाथ कछवाहा होता है। और जगन्नाथ कछवाहा 1584 के तक जगन्नाथ कछवाहा प्रताप की जानकारी नहीं जुटा सका। लेकिन 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवाहा की हो जाती है क्या? मृत्यु हो जाती है। बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप की ओर से वो क्या कर लेता है? ध्यान हटा लेता है। और हटाने के बाद में क्या होता है कि
ध्यान हटा लेता है। और क्योंकि मध्य एशिया में और दक्षिणी भारत, पूरी भारत में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार अंतिम रूप से अकबर महाराणा प्रताप का पराजित नहीं कर पाता है और 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाता है। क्या? 1582 में चावंड को अपनी राजधानी बनाता है और वहाँ का एक शासक था लूणा चावंडिया, ध्यान दीजिएगा, लूणा चावंडिया को हरा देता है चावंड में और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लेता है और वो चावंड को ही अपनी राजधानी बनाता है। और चावंड कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है। फिर क्या होता है? 1597 में क्या होता है? महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में क्या होता है कि बारडोली नामक स्थान पर महाराणा प्रताप की एक छतरी बनाई जाती है और कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप को राजस्थान का केसरी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवेर का युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, ठीक है। मेवाड़ की थर्मोपली, हल्दीघाटी के युद्ध को, ठीक है। और राजस्थान केसरी किसको कहा गया? यानी कि महाराणा प्रताप को किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड को कहा गया। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम 12वां शासक देखते हैं, यानी कि अमर सिंह, यानी कि 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है अमर सिंह। और ये अमर सिंह 1620 यानी कि 1597 से लेकर 1620 तक, यानी कि 23 साल तक वो शासन करते हैं। और देखिएगा इसी के समय में क्या ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठता है और मुगल से मेवाड़ संधि हो जाती है 1615 में। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अमर सिंह ने मेवाड़ से क्या अधीनता मुगलों से अधीनता स्वीकार कर लेता है 1615 में। अमर सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र करण सिंह गद्दी पे बैठता है, जो हम कल वाले वीडियो में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा आज का वीडियो कैसा लगा? और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। देखिए फ्रेंड्स, इसको और भी बेहतरीन तरीके से और भी मज़ेदार तरीके से हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जो हल्दीघाटी का जो युद्ध होता है उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा और फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।